30 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत होने वाली है, जिसकी तैयारियां इन दिनों तेज हैं। सड़कों को दुरुस्त किया जा रहा है, तीर्थयात्रियों के रुकने की व्यवस्थाएं की जा रही हैं, यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जारी है और सरकार का दावा है कि इस बार पुराने सभी रिकॉर्ड टूट सकते हैं। इधर विपक्ष कह रहा है कि यात्रा से पहले सरकार व्यवस्थाओं को लेकर बड़ी बड़ी बातें तो करती है, लेकिन जब यात्रा शुरू होती है तो व्यवस्थाओं पर सवाल उठने लगते हैं। 2 दिनों में ही 3 लाख से ज्यादा यात्रियों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा लिया है। लिहाजा उम्मीद है कि इस बार तीर्थयात्रियों की संख्या बहुत ज्यादा होगी। इसी को लेकर चर्चा करेंगे और व्यवस्थाओं पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। 30 अप्रैल से देवभूमि उत्तराखंड में विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है, जिसके लिए 20 मार्च से शुरू हुए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में अभी तक 3,80,823 श्रद्धालुओं ने चारधाम के लिए रजिस्ट्रेशन करा लिया है। इस बार शुरुआत में ही हुए रजिस्ट्रेशन ने पिछले साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। बीते साल 2024 में पहले दिन करीब 1,50,000 श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन कराया था। इस बार पहले दिन ही सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन केदारनाथ धाम के लिए हुए हैं। देखिए, उत्तराखंड राज्य की जो हमारी चार धाम यात्रा है, ये उत्तराखंड राज्य की आर्थिक रीढ़ मानी जाती है। वो लगातार अपनी जो उनकी एक पहचान है देश और विदेश में, लगातार उसकी पहचान बढ़ रही है और यहाँ देश और दुनिया के सैकड़ों करोड़ों लोग लगातार यहाँ पर प्रतिवर्ष आते हैं। और इस वर्ष भी जिस प्रकार से आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा पहले ही चारधाम यात्रा की तैयारियों के निर्देश दिए गए हैं। खास बात यह है कि सबसे अधिक श्रद्धालुओं ने पोर्टल के जरिए रजिस्ट्रेशन करवाया है। पर्यटन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अभी तक 3,80,823 श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। इसके साथ ही चारधाम यात्रा के लिए 1,750 निजी वाहन भी रजिस्टर्ड किए गए हैं। पर्यटन विभाग की वेबसाइट registration@touristcare.uk.gov.in व मोबाइल ऐप टूरिस्ट केयर उत्तराखंड पर चारधाम यात्रा के लिए पंजीकरण कर सकते हैं। किसी भी यात्री को पंजीकरण के लिए किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए टोल फ्री नंबर 01351364 जारी किया गया है, जो 24 घंटे संचालित है। प्रधानमंत्री जी स्वयं आकर यहाँ चार धाम यात्रा को प्रोत्साहित करने के लिए शीतकालीन यात्रा का भी शुभारंभ करते हैं। तो निश्चित रूप से सरकार के द्वारा जो लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो लगातार चार धाम यात्रा के प्रोत्साहित करने के जो काम किए जा रहे हैं, उसको लेकर के देश और दुनिया में हमारी जो चार धाम यात्रा है उसके प्रति लोगों का उत्साह बढ़ रहा है और आस्था का जो सनातन धर्म की जो एक आस्था का केंद्र हमारी चार धाम यात्रा है, तो निश्चित रूप से ये लगातार इसके प्रति लोग उत्साहित हो रहे हैं। राज्य के मुखिया पुष्कर सिंह धामी चार धाम यात्रा की तैयारियों के लिए कई बार बैठक कर चुके हैं, आदेश दे चुके हैं। सीएम धामी ने आदेश दिया है कि चार धाम यात्रा के दौरान पर्यावरण संरक्षण व स्वच्छता का संदेश दिया जाए। इसके लिए ग्रीन चार धाम यात्रा अभियान की शुरुआत की जाए। उन्होंने यात्रा मार्गों पर शौचालयों की पूर्ण व्यवस्था के साथ ही पिंक टॉयलेट की पर्याप्त व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। कहा है कि जनप्रतिनिधि और अधिकारी भी स्वच्छता अभियान चलाएं। तीर्थ यात्रियों की संख्या को लेकर विपक्ष भी खुश है, लेकिन सरकार से व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की मांग कर रहा है। चारधाम यात्रा को लेकर के श्रद्धालुओं में हमेशा से उत्साह रहा है। ये तो वैदिक काल से चारधाम यात्रा चल रही है और जब दुर्गम रास्ते होते थे, बड़ी विकट परिस्थितियां होती थी, तब भी उत्साह के साथ लोग चारधाम यात्रा के लिए आते थे। अब जिस तरीके से सरकार ने इस बार कैबिनेट में रजिस्ट्रेशन और डिक्लेरेशन की पॉलिसी की घोषणा की, चारधाम महापंचायत है, टैक्सी ऑनर्स एसोसिएशन है, होटल एसोसिएशन है, ट्रेड यूनियंस हैं, सब इसके विरोध में आ गए हैं। सब सरकार से जो है सरलीकरण की मांग कर रहे हैं। सरकार उनसे बातचीत नहीं कर रही है, वो महापंचायत की बात कर चुके हैं। तो चारधाम यात्रा को अगर सरकार व्यवस्थित रूप से चलाना चाहती है तो उसको जो है सभी स्टेक होल्डरों को विश्वास में लेना चाहिए, उनके सुझावों को सम्मिलित करके एक पॉलिसी बनानी चाहिए। और चारधाम यात्रा के दौरान जिस तरीके से स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव हम देखते हैं, स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव में बहुत से श्रद्धालुओं को अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। इस प्रकार की अप्रिय घटनाएं अब दोबारा से न घटें, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग को भी व्यापक तैयारियां करनी चाहिए। लेकिन धरातल पर जितनी बातें सरकार कर रही है उतनी व्यवस्थाएं नज़र नहीं आ रही हैं। अब जैसे ही चारधाम यात्रा शुरू होगी, सरकार ने कितनी व्यवस्थाएं की हैं उसकी पोल अपने आप खुल जाएगी।
देहरादून में आरटीओ प्रशासन और चार धाम यात्रा के परिवहन नोडल अधिकारी सुनील शर्मा की अध्यक्षता में वाहन संचालकों की बैठक हुई। सुनील शर्मा ने कहा कि सभी बस, टेम्पो ट्रेवलर, मैक्स, टैक्सी और टूर एंड ट्रेवल ऑपरेटरों को बैठक में बुलाया गया। बैठक का मुख्य उद्देश्य था कि आने वाले चार धाम यात्रा में यात्रियों को अच्छी, सुरक्षित और उचित दरों पर वाहन उपलब्ध हो और यात्रियों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी टूर एंड ट्रेवल संचालक अपने यात्रियों का पंजीकरण कराएं ताकि उनको आसानी से ट्रिप कार्ड बनाकर अपने गंतव्य स्थान तक भेजा जा सके। देखिए, चारधाम यात्रा 2025 को देखते हुए हमने अपनी पूरी तैयारियां शुरू कर दी हैं। ज़्यादातर काम हमारा पूरा कर लिया गया है। इसी के क्रम में हमारे द्वारा सारे जो ट्रांसपोर्ट से संबंधित व्यवसायी हैं, चाहे वो बस ऑपरेटर हों, टेम्पो ट्रैवलर ऑपरेटर, मैक्सी, टैक्सी ऑपरेटर या फिर टूर एंड ट्रैवल ऑपरेटर्स हों, उन सबको मिलाकर एक बैठक करी थी। और बैठक का मुख्य उद्देश्य ये था कि आने वाली चारधाम यात्रा में एक तो जो यात्री आ रहे हैं उन्हें अच्छी, सुरक्षित और अफोर्डेबल रेट पर गाड़ियाँ उपलब्ध हों। दूसरा, उनके यात्रियों के साथ व्यवहार बहुत अच्छा होना चाहिए। तीसरा, जो भी यात्री ये लोग टूर एंड ट्रैवल्स वाले लेकर आते हैं, उनको पहले पूर्व में पंजीकृत करा के लेकर आएँ, ताकि उनको आसानी से ट्रिप कार्ड बनाकर अपने गंतव्य स्थान तक भेजा जा सके। इसके अंतर्गत ट्रांसपोर्टरों द्वारा ये हमसे लोगों से डिमांड करी गई है कि जो बाहर से आने वाली गाड़ियाँ हैं, उनके द्वारा लोकल पर ही सवारियाँ उठाई जाती हैं, जिससे उनको बिज़नेस का नुकसान होता है। उसके लिए उनके द्वारा रिक्वेस्ट की गई कि 15 दिन का ही ग्रीन कार्ड इनको दिया जाए बाहर की गाड़ियों को, और 15 दिन बाद वो बाहर से फिर सवारी लेके आते हैं तो उनको फिर ग्रीन कार्ड कर दिया जाए। इसके संबंध में हम लोगों ने परिवहन आयुक्त महोदय को अपना पत्र भेज दिया है और इस पर जल्दी ही निर्णय हो जाएगा। पिछले साल भी लाखों की संख्या में तीर्थयात्री चार धाम यात्रा में शामिल हुए और इस बार पहले दिन ही 1,65,000 रजिस्ट्रेशन हुआ है। उम्मीद है कि इस बार पुराने सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। यात्रियों की संख्या बढ़ने से सरकार के साथ ही स्थानीय कारोबारियों को फायदा होता है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि यात्रियों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट HNN 24/7। तो ये रिपोर्ट आपने देखी है चारधाम यात्रा को लेकर। 2 दिनों के पूरा होने से पहले करीब 3,80,000 से अधिक श्रद्धालुओं के रजिस्ट्रेशन हो गए। और इस आंकड़े पर अगर गौर करें तो ये आंकड़ा ये दिखाता है कि प्रदेश में इस बार यात्रा के पिछले सालों के सभी रिकॉर्ड टूट जाएंगे। जो रजिस्ट्रेशन शुरुआत से ही, जो 20 तारीख से शुरू हुए, पहले दिन ही 1,65,000 थे और दूसरे दिन की शाम होते होते ये करीब 3,80,000 के आसपास पहुंच गया है। ऐसे में श्रद्धालुओं का रिकॉर्ड यहाँ पर आना ये तो माना ही जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ सरकार को उतनी ही चुनौतियों का सामना करना होगा, क्योंकि चारधाम यात्रा में व्यवस्थाओं को भी दुरुस्त करना सरकार के सामने बड़ी चुनौती हमेशा से ही हर यात्रा में रही है। इसी को लेकर विपक्ष इस बात को खुश है कि अच्छी संख्या में श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ जो व्यवस्थाएं हैं उस पर भी सवाल हैं। इसी बात को लेकर चर्चा करते हैं। हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नवीन पिरसाली जी हमारे साथ हैं। नवीन जी, आपका बहुत स्वागत है आज की इस चर्चा में। हमारे साथ कांग्रेस से संदीप चमोली जी हैं। चमोली जी, आपका बहुत स्वागत है आज की चर्चा में। उत्तराखंड क्रांति दल से मीनाक्षी घिल्डियाल जी हमारे साथ हैं। मीनाक्षी जी, आपका बहुत स्वागत है। वर्चुअली हमारे साथ प्रेम पंचौली जी फोन लाइन पर जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। पिरसाली जी, जो आंकड़ा है 2 दिन पूरे होने से पहले वो 3,80,000 और अब तो वो बढ़ता जा रहा है। ऐसे में जो चुनौतियां हैं वो भी बढ़ेंगी, हालांकि पिछले सारे रिकॉर्ड भी टूटेंगे। सरकार कितनी तैयार है चारधाम यात्रा को लेकर? देखिए रवि जी, सरकार पूरी तरह से तैयार है और जिस प्रकार से रजिस्ट्रेशन ने रिकॉर्ड तोड़ा है, ये हमारे लिए शुभ संकेत है, क्योंकि ये यात्रा उत्तराखंड के आर्थिकी की मेन मुख्य वो है, धड़कन है आप कह सकते हैं। और ये अच्छी तरह से चले, इसके लिए सरकार ने पूरी तरह से कमर कसी है। पिछले 3 महीनों में आपने देखा 12 से ज़्यादा मीटिंग माननीय मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी ने की है और लगभग 50 से ज़्यादा स्थानीय नेताओं से संवाद स्थापित करके पूरी यात्रा का खाका तैयार किया है। और हमने लगभग 100 एम्बुलेंस इस यात्रा मार्ग पर लगाए हैं और AI बेस्ड जो क्राउड मैनेजमेंट सिस्टम है उसका भी हम उपयोग कर रहे हैं, ताकि जो भीड़ नियंत्रित कैसे हो पाए, जो श्रद्धालु आए उनको तकलीफ ना हो, इसका भी हमने प्रबंध किया है। पहाड़ों के हर मोड़ पर हमने डिजास्टर टीम तैनात की है और सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद की है, ताकि कम से कम दिक्कत यहाँ पर आए। और मैं समझता हूँ कि तैयारियां सरकार की तरफ से पूरी कर ली गई हैं और बाकी भगवान का आशीर्वाद भी रहेगा और ये यात्रा बहुत अच्छी तरह से चलेगी।
और पूरी तैयारियां कर ली गई हैं और रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है और एक बहुत अच्छी खुशखबरी है रजिस्ट्रेशन जितने हुए हैं उसको देखकर। बिल्कुल। संदीप जी, जिस तरह की सरकार बात कर रही है और जो आंकड़ा है रजिस्ट्रेशन का, उससे अंदाजा लगाइए आप कि इस बार सारे रिकॉर्ड जरूर टूटेंगे। इस बात में कोई शक नहीं है, जो अंदाजा हम इस आंकड़े को लेकर लगा सकते हैं। सरकार कह रही है कि इस बार हम और बेहतर तैयारियों के साथ हैं। क्या वो बेहतर तैयारियां दिखाई देती हैं कांग्रेस में? रवि जी, सबसे पहले तो ये बात एकदम स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं जो ये यात्रा है, ये यात्रा हमारे प्रदेश के लिए जो है एक लाइफलाइन की तरह काम करती है जी। और लाइफलाइन हम इसे इसलिए कह सकते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं सीधे सीधे तौर पर ये हमारी आर्थिकी से जुड़ी हुई है। संपूर्ण उत्तराखंड को तो ये नहीं छूती, लेकिन जो जो मुख्य मार्ग है जिनसे चारों धामों में जाया जाता है, उन मार्गों में कहीं ना कहीं जो है इससे आर्थिकी, हमको आर्थिकी का लाभ मिलता है और कहीं ना कहीं ये हमारे लिए कह सकते हैं कि पहाड़ पे जो हमारे धार्मिक स्थल है उनके लिए एक लाइफलाइन का काम करती है, रोजगार का बहुत बड़ा माध्यम है। श्रद्धालु निरंतर बढ़ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ ही साथ सरकार को ये देखना चाहिए कि पिछली जो यात्राएं गई हैं उन यात्राओं में किस प्रकार हमने देखा कि सरकार और जो स्थानीय होटल व्यवसायी थे, स्थानीय व्यापारी थे, स्थानीय पुरोहित पंडित थे, उन लोगों को विश्वास में नहीं रखा गया। इसलिए समय समय पर कई ऐसी बातें, चर्चाएं, कभी महापंचायत, कभी अलग अलग चर्चाएं, कभी व्यापार मंडल द्वारा बंद, ऐसी चीज़ें लगातार रवि भाई हम आप सबके सामने, पिछली बार भी मुझे अच्छे से याद है कि हमने आपके चैनल पर इस पर चर्चा की थी। चर्चा की थी कि किस प्रकार महापंचायत का उत्तरकाशी में हमने देखा किस प्रकार महापंचायत बुलाई गई, तो होटल व्यवसायी और सरकार का सामंजस्य नहीं था। तो मैं फिर दोबारा से सरकार से आग्रह करना चाहूँगा कि अगर आपके द्वारा कोई नियमावली, कोई कानून या व्यापार संबंधी कोई भी चीज़ बनाई जाती है तो कहीं ना कहीं स्थानीय व्यापारियों को, होटल व्यवसायियों को आपको विश्वास में लेने की आवश्यकता है। साथ ही साथ श्रद्धालु प्रतिवर्ष बढ़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इसके साथ ही साथ सरकार को व्यवस्था में ये जोड़ने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से ज़्यादा व्यवसाय या ज़्यादा से ज़्यादा हमारी आर्थिकी मजबूत करने के लिए जो हमारे स्थानीय हैं, जो लोकल व्यक्ति हम जिसे कह सकते हैं, स्थानीय व्यक्ति को किस प्रकार इस बड़ी हुई यात्रा का लाभ मिल सके। भाई हम मात्र आंकड़े जारी कर कर हम ये नहीं बता सकते कि भाई इतने लोग आए और हमको इतना लाभ हुआ। कहीं ना कहीं सरकार को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि ऐसी पॉलिसी को बनाना पड़ेगा जिससे पर्टिकुलर जो स्थानीय व्यक्ति उसका सीधे सीधे उसको लाभ हो। और कहीं ना कहीं आप देखें तो लगभग पूरे प्रदेश को ये यात्रा ये प्रभावित करने का काम करती है और कुछ लोग इंतजार ही करते हैं कपाटों को खुलने का। जब हमारे धार्मिक स्थलों में कपाट खुलते हैं तो वो लोग व्यवसाय उनका अच्छे से चलता है और कहीं ना कहीं उनको आर्थिकी से वो मजबूत होते हैं। लेकिन सरकार को आवश्यकता है कि उनको इसके साथ ही साथ व्यवसायियों को उनको इस प्रकार विश्वास में लेना होगा कि यात्री आके हमारे प्रदेश में परेशान ना हो। अब हमने 3 लाख आवेदन कर दिए, लेकिन कोई यात्री आया, किसी को होटल मिलने में समस्या होती है, किसी को स्वास्थ्य संबंधी समस्या होती है, किसी को खच्चरों की दिक्कत होती है, हेलीकॉप्टर की हमारे यहाँ कितनी ख़राब स्थिति है आपको पता है, आए दिन सोशल मीडिया पर हम वीडियो देखते रहते हैं। कहीं ना कहीं यात्रा जो बढ़ रही है, इसके साथ साथ सरकार की जिम्मेदारी बढ़ती है और सरकार को अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह अच्छे से करना पड़ेगा, क्योंकि ये यात्रा पूरे भारतवर्ष में हमारे एक छवि लेके जाती है। अगर वो छवि खराब होती है तो प्रत्येक उत्तराखंडी के लिए ये सही नहीं होता। ठीक है। मीनाक्षी जी, उत्तराखंड क्रांति दल क्या टिप्पणी करता है इस पर कि जगह अगर हम श्रद्धालुओं के रजिस्ट्रेशन को देखें तो वो अधिक हैं, पिछले सालों के सभी रिकॉर्ड इन रजिस्ट्रेशन ने तोड़ दिए। स्वाभाविक है कि यात्रा में भी श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। सरकार जिन तैयारियों की बात कर रही है वो तैयारियां आप लोग कहाँ पाते हैं? देखिए, सरकार का अगर हम देखें तो बड़ी बड़ी बातें तो सरकार हमेशा ही करती है, हर एक इशू पे करती है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि मॉनिटरिंग कितनी होती है। अभी हम लोगों ने देखा कि रजिस्ट्रेशन का सिस्टम इन्होंने पहले से शुरू कर दिया, लेकिन सबसे ज़रूरी ये है कि उसकी मॉनिटरिंग हो पा रही है क्या ये उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। दूसरी चीज़ हम देखेंगे कि इतनी भारी संख्या में जिस प्रकार से बोल रहे हैं कि सारे रिकॉर्ड टूटेंगे, तो ऐसा ना हो कि अन्य जो गलत जो हमारी चीज़ें जो अव्यवस्थाएं होती हैं उनके भी रिकॉर्ड टूट जाएं। क्योंकि हमने देखा है कि जब ओवर क्राउडिंग किसी ऐसे स्थान पर हो जाए, क्योंकि वो स्थान बहुत ही संवेदनशील स्थान है और ओवर क्राउडिंग जब उस स्थान पे होती है तो वहाँ पे कोई निकासी की भी व्यवस्था नहीं है। तो सरकार को ये भी देखना पड़ेगा कि अगर कोई अनहोनी होती है तो क्या
वहाँ पे कोई एक एडिशनल ऐसा निकासी का रास्ता है जहाँ से लोगों को बचाया जा सके? हम बात कर रहे हैं कि स्वास्थ्य की जो समस्याएं हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग प्लेन से आते हैं और वहाँ का वातावरण ऐसा है कि वहाँ पे नॉर्मली ये इस प्रकार की समस्याएं लोगों को होती हैं। हाई एल्टीट्यूड के कारण हृदय की समस्याएं होती हैं, अन्य कई समस्याएं होती हैं। तो उन सब चीज़ों के लिए क्या इनफ डॉक्टर्स हम लोगों ने वहाँ पे अवेलेबल कराए हैं, ये चीज़ें भी सरकार को देखना होगा। और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसको शायद हमेशा निगलेक्ट किया जाता है, वो है इशू पर्यावरण का। क्योंकि जिस प्रकार का वो क्षेत्र है, जो संवेदनशील क्षेत्र जिसे हम कह रहे हैं, वहाँ पे जिस प्रकार से ओवर क्राउडिंग के लिए चौड़ी सड़कें हो रही हैं, लगातार पेड़ों का कटान हो रहा है। हम लोग देख रहे हैं कि आज भी वहाँ पे कंस्ट्रक्शन लगातार चल ही रहा है। और जिस प्रकार से मौसम बदलता है वहाँ पे भूस्खलन की भी समस्याएं होती हैं। तो इन सब चीजों से हो क्या रहा है कि पर्यावरण को बहुत ज्यादा क्षति पहुंच रही है। जो हमारा वहाँ का इकोसिस्टम है वो इफेक्ट हो रहा है। तो ये इन चीजों के बारे में भी सरकार को ही सोचना है, क्योंकि सरकार जो है पर्यावरण को लेके, हमारा अस्तित्व ही हिमालय को लेकर है और सरकार का ही ये दायित्व बनता है कि उस हिमालयी क्षेत्र को सुरक्षित रखा जाए। हमेशा मनी माइंडेड होकर सोचना जो है वो फायदे का सौदा नहीं होता है। हम लोगों ने देखा कि कुंभ में किस प्रकार से सिर्फ लोगों को बुलाया गया। हम चाहते हैं कि ऐसी जो स्थिति है वो उत्तराखंड के अंदर ना हो, कि हम सिर्फ पैसों के नाम पे या आर्थिकी के नाम पे लोगों को बुलाते तो जाएं, लेकिन वहीं अगर उन लोगों को अव्यवस्थाओं का सामना करना पड़े या किसी श्रद्धालु की उस कारण मौत होती है, तो वो भी हम लोगों के लिए एक बहुत दुखद जो है वो स्थिति रहेगी। तो इन सब चीजों का भी ध्यान जो है सरकार को रखना जरूरी है। ठीक है। अब जिस तरीके से आपने पर्यावरण की बात की, तो सरकार ने इसमें ग्रीन थीम पर इस यात्रा को चलाने की बात की है। नवीन जी से उसका जवाब ले लूंगा, लेकिन मैं इस वक्त जो है वरिष्ठ पत्रकार प्रेम पंचौली जी के पास जा रहा हूँ। पंचौली जी, जो यात्रा का रजिस्ट्रेशन की जो संख्या है वो अभी तक तो मुझे लगता है जब हम बात कर रहे हैं तो ये 4 लाख पार कर चुकी होगी। तो ऐसे में सबसे ज्यादा केदारनाथ धाम के लिए रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, क्या बताती है ये संख्या? देखो, संख्या तो दर साल दर बढ़ेगी और तो इस समय और आज के दौर में जो संख्या बढ़ रही है उसके कई मायने हैं। एक तो ये है कि जो टूरिस्ट है ना, वो सिर्फ धार्मिक टूरिस्ट नहीं बोलेंगे आप उसको, वो आस्था के रूप में तो आते हैं, लेकिन पूरा एक पैकेज लेकर के आते हैं। हम इतने दिन घूमेंगे, इतने दिन रहेंगे, क्योंकि रास्ते बन गए हैं, सुविधा हो गई है, इंटरनेट की सुविधा हो गई है, रुकने की सुविधा हो गई, बहुत अधिक समस्या नहीं कि अगर मतलब नहीं भी मिलेगा तो कुछ ना कुछ एक बरामदा भी सोने के लिए मिल जाएगा। वो समय नहीं कि जब जगह नहीं तो कैसे रहेंगे, कैसे काटेंगे घाट। कई पुराने समय में बहुत साल पहले के आप याद करेंगे तो अगर कोई बस आ रहे तो बस ही में सो रहे थे टूरिस्ट, मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है। लेकिन आज चीजें बदल गई है, तो इसलिए जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है उससे जितने रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं उससे दुगने उतनी संख्या जो है बिना रजिस्ट्रेशन वाले हैं, ये मानना पड़ता है। इस तरह से क्लाउड मतलब जो टूरिस्ट का इस तरह से बढ़ता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं ये कहना चाहता हूँ, मैंने कई बार सरकारों को बोला है, खबरों में भी किया है, कि जब तक हम 4 धाम विकास प्राधिकरण नहीं बनाएंगे, उसकी एक अलग मिनिस्ट्री नहीं बनाएंगे, उसकी एक अथॉरिटी अलग से नहीं होगी, तब तक हम मैनेज नहीं कर सकते हैं। अभी मीनाक्षी ने कहा, संदीप ने कहा और हमारे नवीन भाई ने, सभी ने एक ही चीज कही कि इसमें कई इशू हैं। इन्वायरमेंट का इशू है, स्वच्छ सफाई का इशू है, हेल्थ का इशू है, ट्रांसपोर्टेशन का इशू है, मेडिकल का इशू है। तो ये सारे जो इशू हैं, ये सारे जो मुद्दे हैं, इन सारे मुद्दों को सॉर्ट आउट करने के लिए आपको एक अलग से एक यूनिट बनाने की जरूरत है, एक अलग डिपार्टमेंट, एक अलग अथॉरिटी या अलग मिनिस्ट्री, ताकि उसमें सारे जो मूल्यांकन है, जो सारे इम्प्लीमेंट होने वाले हैं, वो कोई करे। अब क्या है कि पर्यटन मंत्री कोई और है, शहरी विकास अपनी तरफ से स्वच्छता का काम करता है। तो जब तक ये सिंगल विंडो सिस्टम हम डेवलप नहीं करेंगे, तब तक हम यात्रियों को यहाँ पूरी सुविधा नहीं दे सकते हैं। और जब अथॉरिटी बनेगी, ट्रांसपोर्टेशन, जितने भी ट्रांसपोर्टेशन की एजेंसियां हैं सब उसके अंदर में आएगी, स्वच्छता की एजेंसियां सब उसके अंदर में आएगी, है ना, मेडिकल की एजेंसियां सब उसके अंदर में आएगी। मतलब जो तय कर दिया जाएगा उनको सीधा उनके अंदर में डाल दिया जाएगा, ताकि वो उनको अपने अनुसार हैंडल करे। तो ये हमारा जो टूरिस्ट का है, जो धार्मिक पर्यटन है और एक सामान्य पर्यटन है, ये उत्तराखंड राज्य के लिए एक सुखद एहसास देने वाला है ना। और सुखद एहसास देने का मतलब ये कि ये बड़ा रेवेन्यू जनरेट करता है। अब माना 100 रुपए का रेवेन्यू अगर जनरेट होता है तो 300 रुपए, 200 रुपए इनडायरेक्ट होता है, जिसका पता नहीं चलता है, जो एक आम व्यक्ति की आजीविका को बदल सकता है। और जो 100 रुपए वो शुद्ध है, वो टैक्स से लेकर के
गवर्नमेंट के कागजों से लेकर के एक वो पारदर्शी तो सभी है, वो दिखता है कि उसने कहाँ कहाँ दिया है। लेकिन जो 200 रुपये जो मतलब जो उसके दुगुना उसका तिगुना जो अलग प्रकार का जो इनडायरेक्ट जो बेनिफिट होता है वो सरकारों को भी होता है, आम लोगों को भी होता है और अन्य तरह तरह के लोगों को बेनिफिट होता है। तो कहने का मतलब ये है कि हम जब तक प्रॉपर 4 धाम विकास प्राधिकरण या 4 धाम विकास मंत्रालय या 4 धाम अलग प्रकार का कुछ करेंगे नहीं उसके लिए, तब तक हम लोग सफलता की कहानी नहीं बोल सकते। हम दुनिया में ये नहीं बोल सकते कि 4 धाम आइए, है ना, क्योंकि उसका एडवर्टाइजमेंट का विभाग फिर अलग से सूचना विभाग को जाना पड़ेगा, दूसरे विभाग को जाना पड़ेगा। तो जो ये अलग अलग जगह बटी हुई है, हमको एक जगह आना पड़ेगा और जितना अधिक रजिस्ट्रेशन होंगे, जितना अधिक लोग यहाँ आएंगे, ये सबसे बड़ा रेवेन्यू का स्रोत है ना। और जो दूसरे हमारे जो राजनेता हैं, जो हमारे जननायक है, वो रेवेन्यू का स्रोत कुछ और मानते हैं, वो उनकी गलतफहमी है। रेवेन्यू का स्रोत दरअसल यहाँ का टूरिस्ट है, यहाँ का जो है स्पिरिचुअली जो टूरिस्ट यहाँ पर आता है वो यहाँ का जो रेवेन्यू है। ठीक है, लेकिन लेकिन उसको मैनेज कैसे किया जाए वो जरूरत है। रही बात जो महापंचायत की बात आ रही है, जो दूसरी तरह की बात आ रही है कि कोई लोग शराब का विरोध कर रहे हैं, देखो ये कोई इशू नहीं है, ये कोई मुद्दा नहीं है कि मैं तो सारे संगठनों के कहता हूँ कि कोई शराब का कोई मुद्दा नहीं है। ये आजादी के बाद ये इस देश के अंदर, ये इस देश के राजतंत्र के अंदर जितने भी यहाँ राजा थे, जितने यहाँ गढ़ थे, किसने शराब का विरोध किया? और जहां शराब का विरोध हुआ, जहां शराब प्रतिबंध हुई, वहां दुगुना तिगुना बिके शराब। समझ रहे बात? तो शराब कोई मुद्दा नहीं है, शराब तो दिल वाली बात है कि मैं नहीं पीता हूँ। मैं अभी एक जगह बैठा हुआ था, मेरे 6-7 दोस्त पी रहे थे, लेकिन मैं नहीं पीता हूँ। मुझे उन्होंने सूप पिलाया। तो जो नहीं पीते वो नहीं पीते हैं, ये आपको दिल में तय करना पड़ेगा कि हम नहीं पीते हैं। जब पीने वाले नहीं होंगे तो दुकान कैसे खुलेगी बताओ? ठीक है, तो ये एक व्यवहारिक पक्ष है। दूसरा व्यवहारिक पक्ष है कि हमको एक सिंगल विंडो सिस्टम यहाँ पे डेवलप करना पड़ेगा टूरिस्ट को लेकर के, 4 धाम को लेकर के। तब आप देखिए कि यहाँ की जो सूरत, यहाँ का जो मैनेजमेंट है वो दुनिया के सामने बहुत डिफरेंट होगा, क्योंकि यहाँ का जो प्राकृतिक सौंदर्य है ना और यहाँ का जो धार्मिक पर्यटन है, दोनों में मजेदार बात है। समझ रहे बात? और दोनों को मैनेज करने के लिए हमको अलग से एक अथॉरिटी को बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, तब जाकर के हमको एक अच्छी कल्पना कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल आपने ठीक कहा। और इसी अथॉरिटी की जो प्राधिकरण की बात हो रही थी नवीन जी, वो पिछली बार मुख्यमंत्री जी ने की थी, लेकिन उस पर काम कहाँ तक पहुंचा? इसको लेकर विपक्ष ने सवाल भी उठाया कि अगर जिस बात को किया गया उस पर काम कहाँ पहुंचा? यात्रा तो आ गई। बिल्कुल, जैसे अभी वरिष्ठ पत्रकार पंचोली जी ने कहा कि इस सारी चीज़ों को व्यवस्थित करने के लिए एक अथॉरिटी, प्राधिकरण की आवश्यकता है। और हमारी सरकार ने जैसे कि घोषणा की थी कि प्राधिकरण बनेगा और उस पर काम हो रहा है, उसकी कमेटी अपना काम कर रही है। क्योंकि जब भी प्राधिकरण बनता है या कोई बड़े अथॉरिटी बनती है तो उससे काफ़ी कायदे कानून, नियम और उसके अधिकार क्षेत्र में क्या चीज़ें आएंगी ये तय किया जाता है। तो वो चीज़ें सारी हो रही है और बहुत जल्द ही इस पर काम होगा। बाकी जो आपने अभी कहा था कि जो सरकार का है कि टूरिज्म विद कंजर्वेशन, पर्यटन के साथ संरक्षण का मामला, वो भी हमारी सरकार उसको ध्यान में रखते कर रही है, ताकि जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और पारिस्थितिकी असंतुलन जो है उससे उत्तराखंड देवभूमि को बचाया जा सके। इस पर सरकार बहुत गंभीरता से काम कर रही है। इसलिए इस बार की ग्रीन थीम जो बनी है उस पर आधारित है, ताकि 4 धामों के विकास के साथ साथ पर्यावरण को भी बचे रहना चाहिए। क्योंकि पर्यावरण आज केवल भारतवर्ष या उत्तराखंड की चिंता नहीं, बल्कि यूनेस्को से लेकर पूरे विश्व की चिंता है। जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज एंड जो रिन्यूएबल एनर्जी, हरित ऊर्जा की तरफ हम जा रहे हैं। और आज अच्छी खबर यह है कि भारत उसका तीसरा सबसे बड़ा बाजार बन चुका है और बहुत जल्दी ही इसको आगे बढ़ाया जाएगा। तो उत्तराखंड भी उसका एक ध्वजवाहक होगा, जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज और रिन्यूएबल एनर्जी में। तो कहने का मतलब है कि सरकार चारों तरफ से उत्तराखंड को अग्रणी राज्य बनाने के लिए कमर कस रही है और हर एक फील्ड को छू रही है। जो उत्तराखंड के मुद्दे हैं उनका भी समाधान निकाला जा रहा है, वैज्ञानिक विकास की दृष्टि से जो आगे किया जा सकता है उसको भी देखा जा रहा है। तो हर तरीके से टेक्निकल, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज और जो सोशल डेवलपमेंट होता है, तो चारों तरफ से जो भी समस्याएं हैं उत्तराखंड की, उन सब पर ध्यान देते हुए सरकार चाहती है कि जल्दी से जल्दी सारी चीज़ें हम इनको करें, जनता के हित में इनको लागू करें और उत्तराखंड को एक नई दिशा की ओर आगे बढ़ाएं, जो दिशा उत्तराखंड ले चुका है। ठीक है संदीप जी, इस बार सरकार ने यह भी किया कि 60 और 40 का एक रेशियो रखा गया कि 60% हम ऑनलाइन जो यात्री हैं उनको और 40% ऑफलाइन के लिए जो काउंटर हैं उन काउंटरों की संख्या भी बढ़ाई गई। ऐसे में आपको लगता है कि जो व्यवस्थाएं पिछली बार हमने देखा था कि कई यात्री ऐसे थे जो आए लेकिन उनके पास रजिस्ट्रेशन नहीं थी तो दिक्कतें हुई, उन लोगों को रुकना पड़ा कई दिनों तक, तो ये व्यवस्था इस बार जो सरकार कर रही है उससे ठीक हो जाएगा?
रवि जी, सबसे पहले तो इतने लोगों को अगर हम निमंत्रण खुले हाथों से दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं इतने लोगों की व्यवस्था करना जो है निश्चितता ही काफ़ी कठिन होगा। बातें तो हो सकती हैं क्योंकि 3 माह पूर्व एक मुख्यमंत्री जी की प्रेस बाइट में देख रहा था जिसमें उन्होंने कहा था कि यात्रा का एक पूरा रूट प्लान बनाया जाएगा। मतलब बेसिकली अगर जो उस पर पंचोली जी ने जोड़ दिया वही बात वो कर रहे थे कि हम एक पूरा आयोग बनाएंगे जो व्यवस्थित करेगा, ये करेगा। लेकिन बातें जो हैं वो बातें थी और बातों में बातों की बातें बातों में निकल गई, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके साथ ही साथ हम रजिस्ट्रेशन निरंतर कराते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं मैं मीनाक्षी जी की बात को अपने आप को संबंध करता हूँ कि ये जो हमारा धार्मिक पर्यटन है या साहसिक पर्यटन है, ये कैसा भी पर्यटन है जिससे लोग आते हैं उससे हमें आर्थिकी तो मिलती है। लेकिन रवि जी, कहीं ना कहीं हमें ये भी देखना पड़ेगा कि इस आर्थिकी के चक्कर में हम अपने उत्तराखंड में कोई ऐसी घटना को घटित ना करा लें जिससे हमें आजीवन जो है हम इसकी समस्या से व्याप्त रहें। मैं कुंभ के बारे में आपको बताता हूँ, मैं स्वयं कुंभ गया था। कुंभ का जल इतना खराब था लेकिन हमारी श्रद्धा उसके प्रति थी, सब ने उसमें स्नान किया। अधिकांश लोगों को जो है बीमारियाँ, खांसी, जुकाम, बुखार जो हुआ है वो सब ने माना है। बड़े बड़े साधुओं से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि व्यवस्थाएं तो थी लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था में कहीं ना कहीं हम पिछड़े हुए थे। अब जब उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में रवि जी ये बातें हो सकती हैं तो उत्तराखंड में आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति स्वास्थ्य की है। अगर आप सबसे बड़ा हॉस्पिटल केदारनाथ बद्रीनाथ यात्रा पे अगर आप बात करें तो जो मिडवे की बात करें तो आप श्रीनगर को सबसे बड़ा हॉस्पिटल मानेंगे क्योंकि वो मेडिकल कॉलेज है। ठीक बात। मेडिकल कॉलेज है, देश का सबसे बड़ा चिकित्सालय अगर आप उसे मानेंगे तो गढ़वाल का आप श्रीनगर को मानेंगे। श्रीनगर गढ़वाल में वर्तमान समय में ये स्थितियां हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को रैपर जो है कर्णप्रयाग, चमोली, रुद्रप्रयाग से जो भी व्यक्ति आता है श्रीनगर रैपर आता है, रैपर होकर देहरादून आ जाता है और देहरादून में भी वो दून हॉस्पिटल से भी वो रैपर हो जाता है। कहीं ना कहीं हमें समझना पड़ेगा कि जब हमारे पे स्थानीय हॉस्पिटलों के लिए डॉक्टर नहीं है तो ये मात्र एक राजनीतिक बातें होंगी या अपनी वाहवाही या अपनी पीठ स्वयं थपथपाने वाली बात होगी कि हम जो है स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो है इतने लोगों के लिए चाक चौबंद इस राज्य में कर सकते हैं। ठीक है, नहीं, स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल रहेगा, उसके बाद मैं भारतीय जनता पार्टी से इस पर जवाब लूंगा। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, हमारी चर्चा जारी है। स्वास्थ्य एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है लेकिन इसको लेकर भी कुछ नई चीजें की गई हैं, उनको भी बताऊंगा, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। क्वेश्चन आवर में आज बात कर रहे हैं चार धाम यात्रा 2025 की। सुरक्षित यात्रा बनाने की कोशिश सरकार कर रही है। सरकार के सामने बड़ी चुनौती होती भी है यात्रा, लेकिन इस बार जो रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं वो इस तरफ साफ तौर पर इशारा करते हैं कि यात्रा में संख्या बहुत ज्यादा इस बार तीर्थयात्रियों की होने वाली है। इसी को लेकर कांग्रेस ने भी अभी सवाल किया। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की अगर बात करें तो श्रीनगर के अगर हम अस्पताल की बात करें तो वो एक सेंटर है गढ़वाल के तौर पर, जहां से बद्रीनाथ और केदारनाथ जी का तो यात्रा रूट है और इस अस्पताल में कितनी सुविधाएं आज हैं ये रेफर सेंटर बन के रह गया है, ये भी बात उन्होंने कही है। लेकिन स्वास्थ्य को लेकर चारधाम यात्रा में विभाग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पहले यूकेडी से इस पर एक सवाल ले लेता हूं, उसके बाद नवीन जी आपके पास आऊंगा। मीनाक्षी जी, स्वास्थ्य को लेकर हमेशा ही सरकार ये कहती है कि चारधाम में चाहे डॉक्टरों के रोटेशन की बात हो, कैसे वहाँ पर उनकी ड्यूटियाँ लगानी है, MRP जो मेडिकल रिलीफ पोस्ट होती हैं उनको कैसे वहाँ पर बढ़ाया जाए, इस समय बढ़ाई भी गई हैं। आप लोगों को क्या लगता है कि जो बातें की गई थी पिछले वर्षों में वो कैसी रही और इस बार जो दावा किया जा रहा है वो कैसा होगा? रवि जी, बातें हैं, बातों का क्या। अब स्वास्थ्य की बात छोड़ दीजिए, अभी मिनिस्ट्री की बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, तो अभी हम देखेंगे कि 5 मिनिस्ट्री के पद तो अभी भी खाली हैं और पिछले कार्यकाल में भी हमने देखा कि 3 पद उन्होंने खाली छोड़े हुए थे। आज हटा रहे हैं 4 और हटा रहे हैं। तो मतलब मैं वही कह रही हूँ कि इन लोगों का ये सिर्फ बातें हैं। हम लोगों ने देखा कि 3 साल गुजर चुके हैं लेकिन उसके बाद भी कई मिनिस्ट्रियल पद जो हैं वो खाली पड़े थे, जबकि हम जानते हैं कि राज्य के अंदर कितनी आवश्यकता है। आज जिस प्रकार की स्थितियां बनी हुई हैं, हर एक विभाग को संभालने के लिए एक मिनिस्ट्री होती है। जब उन मिनिस्ट्रीज में आप मिनिस्टर नहीं अपॉइंट कर पा रहे हैं तो आप आगे की क्या बात कर रहे हैं? दूसरा, स्वास्थ्य सुविधाओं की जो स्थिति है वो तो हम लोगों के सभी के सामने है। किस प्रकार से हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं रेफर सेंटर बने हुए हैं। अभी मैं कहीं पे पढ़ रही थी कि इन्होंने जो तैयारियां की हैं वहां पे बद्रीनाथ में शायद 10 बेड का एक हॉस्पिटल इन्होंने प्रिपेयर किया है। तो आप ये बताइए कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं और इनका हॉस्पिटल है एक 10 बेड वाला। तो जो स्थिति है देखिए, जब रेगुलर बेसिस उसके अलावा मेडिकल रिलीफ पोस्ट भी है ना, अब हॉस्पिटल तो वहां पर इतना ही बन सकता होगा।
जिस तरह की तैयारी की कोई लेकिन बड़ा अस्पताल तो तैयार नहीं हो पाएगा। एग्जैक्टली आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी आप ये देखिए ना, मैंने क्या एक चीज सबसे पहले बोली थी कि मॉनिटरिंग नहीं है। ये लोग बोलने के लिए तो आप तो हर 1 किलोमीटर पे एक डॉक्टर खड़ा कर देंगे, लेकिन उन चीजों की मॉनिटरिंग नहीं है। लास्ट टाइम भी हमने देखा कि बहुत स्थिति खराब हुई थी, और वही उसके बाद आप ये बताइए कि क्या अगर कुछ गड़बड़ होती है, अगर कुछ आप लोग जो बोला गया है वो पूरा नहीं होता है, तो क्या उस चीज की जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार है? सरकार ये भी कह रही है हेली एम्बुलेंस इस बार हमारे पास है, ऋषिकेश एम्स के साथ जो कोऑर्डिनेशन है वो पिछले सालों से बहुत बेहतर है इस बार। देखिए वही हम लोग वही बात कर रहे हैं कि सिर्फ बोलने भर से बात नहीं हो जाती है। अभी बोलने के लिए तो ये लगातार कई 3-4 महीने से मीटिंग्स कर रहे हैं, तो कुछ तो डिसाइड होगा ही। तो वो सारी चीजें अगर वाकई धरातल पर आती हैं तो ये बहुत बेहतर है। हम लोग भी चाहते हैं कि स्थितियां जो हैं, अगर हमारे यहाँ पे कोई आ रहा है तो बेहतर स्थितियां हों, लेकिन क्या अगर ये स्थितियां सही नहीं होती हैं तो क्या ये जिम्मेदारी लेंगे? हमारे जब रेगुलर डॉक्टर्स के पद पूरे खाली पड़े हैं, तो आपको क्या लगता है कि वहां पे डॉक्टर्स की कमी जो है ये लोग पूरी कर देंगे? तो देखिए, बोलने के लिए जो सरकारें हैं, सिर्फ इनका बड़बोला मुंह है और कुछ नहीं है। बाकी हम लोग भी उम्मीद करेंगे कि सारी चीजें बेहतर हो, और जितना हम लोग जहां पे सपोर्ट कर सकेंगे, हम लोग पूरी सपोर्ट करने के लिए इन यात्राओं में तैयार रहते हैं। ठीक है। बाकी सरकार तो जिम्मेदारी ले इन चीजों की। नहीं, ठीक है, मुझे लगता है नवीन जी बेहतर जवाब देंगे। स्वास्थ्य तो बहुत महत्वपूर्ण है, सरकार की क्या तैयारी है नवीन जी इस बार? बिल्कुल रवि जी, आप सही कह रहे हैं। स्वास्थ्य हमारे लिए बहुत अहम मुद्दा है इस पूरी यात्रा के दौरान। आपने देखा कि बद्रीनाथ में हमने हॉस्पिटल बनाया। हॉस्पिटल छोटा हो सकता है, लेकिन हेली एम्बुलेंस के साथ ही हमने पूरे 100 ग्राउंड पर और एम्बुलेंस तैनात की है। हर 10 किलोमीटर हमने मोबाइल यूनिट हेल्थ की दी है। पिछले 5 साल की अगर मैं बात करूँ रवि जी, हमने 300 किलोमीटर का जो यात्रा मार्ग चौड़ा किया ताकि जो ट्रांसपोर्टेशन हो, आवागमन हो, बहुत सरल हो जाए। लगभग 50 यूनिट स्वास्थ्य की हमने और इंस्टॉल की हैं सभी जगह पर। तो सरकार ने हर मुद्दे पर, जहां पहले आपने देखा कि कोविड से पहले तो यहाँ पर ऑक्सीजन के प्लांट भी नहीं होते थे, कुछ नहीं होता था, लेकिन हमारी सरकार ने उन सभी चीज़ों को देखते हुए सारे प्लांट्स हर हॉस्पिटल में लगभग लगाने की कोशिश की है और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया है। इस साल भी हमारे पास लगभग 10,000 मेडिकल में हम जो पद हैं नर्सिंग और उसके निकाल रहे हैं, और बहुत सारा स्टाफ भरा जाएगा। और भी जो अभी अगर इमरजेंसी बनती है तो हमने ऋषिकेश एम्स से लेकर सारे हॉस्पिटल्स को चाक चौबंद किया है, और सभी कोऑर्डिनेशन पूरा प्रॉपर है, और दवाइयां से लेकर जो भी जरूरी सामान होता है उसकी पूरी तरह से ये कोऑर्डिनेशन आप चारधाम के लिए कह रहे हैं। कांग्रेस तो कह रही है जो पहाड़ के अस्पताल है उनके हालात तो आज भी खराब है, रेफर सेंटर बन के रह गए। रवि जी, आप देखिए कि एक जगह अगर जनसंख्या 1,000 लोगों की है और एक जगह जनसंख्या 10 लाख लोगों की है, तो उन हॉस्पिटलों में एक अलग अलग सुविधा होगी। तो सुविधा के अनुसार अगर फर्स्ट एड देना है तो वहीं पर होगा, उससे कुछ ज्यादा है तो फिर हॉस्पिटल में एडमिट होगा। उससे ज्यादा कोई अगर आपदा भगवान ना करे कुछ होता है ऐसा दाएं बाएं, तो उससे बड़े हॉस्पिटल्स को तैयार किया जाता है। अब हर जगह एम्स तो खोले नहीं जा सकते, ठीक है ना। कांग्रेस ने तो क्या किया था, कांग्रेस ने 5 एम्स खोले थे पिछले 65 साल में, हमने तो उनकी संख्या 25 से ज्यादा कर दी। तो हम किस गति और किस विस्तार के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा रहे हैं, आप देख सकते हैं उस बात नहीं, जो पहाड़ का अस्पताल है वो बेहतर हुआ है आज। बिल्कुल, क्यों नहीं है, पहले से बेहतर है, सब बेहतर है और हमेशा बेहतर की गुंजाइश। कांग्रेस तो नहीं मान रहे इस बात को। देखिए संदीप जी, कांग्रेस की तो आंखें बंद हैं। कांग्रेस जी तो अभी मुस्कुरा रहे हैं इस बात। नहीं, कांग्रेस की तो आंखें बंद है, मुस्कुराहट कह रही नहीं हुआ है। तो आप, अगर मैं इसमें कोई अपना हाइपर नहीं होऊंगा, आप जिस प्रकार से कोशिश कर रहे हैं, नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि देखो कांग्रेस तो है ही मोतियाबिंद। कांग्रेस को कहां से देखेगा? अगर उसकी आंखें खुली होती है तो वो इस सब चीज को देखती है। अब उनका तो बीच में, मैं अभी देख रहा था मीनाक्षी जी बोल रहे थे, बीच में बोल रहे कि 4 मंत्री और हटा रहे हैं, मुख्यमंत्री जी चेंज हो रहे हैं। पता नहीं, कांग्रेस तो बड़बड़ा रही है। नहीं, कांग्रेस बड़बड़ा रही है क्योंकि उनको पता है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश में विकास के पथ को प्रशस्त कर रही है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, जिस प्रकार से केंद्र सरकार लगातार उत्तराखंड को मदद कर रही है, जिस प्रकार प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता भी उत्तराखंड है। उन्होंने कहा है कि ये दशक उत्तराखंड का, उनको विशेष लगाव है, हर बार सौगात आती है। उसको देखकर कांग्रेस को ये पक्का पता है कि अगले 50 साल तक उनकी कोई एंट्री सत्ता में नहीं है। तो अब वो बड़बड़ाने लग गए, उस मोड में आ गए हैं कि जहां उनको सोए में भी कुछ न कुछ लगता है कि कभी मुख्यमंत्री चेंज हो रहे, कभी कुछ हो रहा है। चारों तरफ से एक अफवाह फैलाने की कोशिश जो इस वक्त विपक्ष कर रहा है चारधाम यात्रा के माहौल में, तो मैं समझता हूं कि उनकी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। उनकी गॉसिप फैक्ट्री से जो चीजें निकल रही है वो वही परोस रहे हैं। लेकिन मैं अगर बात करूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, मैं बात करूं माननीय मुख्यमंत्री जी की, तो उन्होंने लगातार इस प्रदेश को अग्रणी राज्य बनाने के लिए कमर कसी है और उसका दिख भी रहा है, और वो सारा रिजल्ट दिख रहा है। किसी को नहीं दिख रहा तो मोतियाबिंद है, जनता को दिख रहा है। जनता इसलिए तो समर्थन कर रही है। अभी नगर निगम के चुनाव हुए थे, क्या रेशो रहा, कांग्रेस कहां गई? उससे पहले नगर निगम में तो एक भी सीट नहीं आई कांग्रेस। उससे पहले लोकसभा चुनाव हुए थे, कितनी सीटें कांग्रेस की आई? उससे पहले विधानसभा सीट हुआ। तो प्रदेश की देवतुल्य जनता का आशीर्वाद है भारतीय जनता पार्टी पर। वो देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी काम कर पा रही है।
ठीक है। भारतीय जनता पार्टी, हम ये नहीं कहते कि बहुत सुपर पार्टी है, लेकिन ऐसा है कि वो जनता के सहयोग से आज बहुत बड़ी ताकत बन चुकी है। जो हमारा नेतृत्व है, शीर्ष नेतृत्व, उनके मार्गदर्शन में और इस देश की जनता के आशीर्वाद से आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और विश्व को आगे ले जाने वाली पार्टी है। ठीक है, चमोली जी जवाब दीजिए, फिर पंचौली जी के पास चलते हैं। रवि जी, एक लंबे भाषण के साथ मेरे अग्रज बड़े भाई ने इतनी सारी व्यवस्थाएं पहाड़ पे गिना दी, तो मैं बड़ी चिंतित हो गया कि क्यों प्रसव पीड़ा से प्रतिदिन। मैं तो बहुत शॉर्ट में बात मतलब रखता हूं। अरे मैंने आपको प्यार से सुना बड़े भाई, मैं बड़ा उससे पहले ठीक है, कितनी मैं लंबी बात मुस्कुरा रहा रखी। था आपकी बात सुनते। आप भी मुस्कुराइए, मजे लीजिए, जिंदगी में टेंशन नहीं लेते इतनी। मुस्कुराते हुए मैं जानता हूँ महेंद्र भट्ट ने सड़क छाप के आप सब परेशान है। अरे क्या आपको टेंशन ले रहे हो? उन्होंने हमें सड़क छाप कहा कोई लॉजिक ही नहीं है, आपको। उत्तराखंडियों को सड़क, वाजपेयी को नहीं कहा सड़क छाप, हमें कहा है बड़े भाई। कांग्रेस उत्तराखंडियों को सड़क छाप कहा है। अरे हम सड़क से हैं, चमोली ये की राज्य कांग्रेस सड़क सड़क छाप पार्टी है। लोगों ने बनाया है। उत्तराखंड की जनता, ये राज्य हमेशा पिसाली श्रीमान भाई रही है सड़क भारतीय जनता छाप पार्टी। लोगों ने बनाया है। उत्तराखंड की जनता ये हमारे राज्य माथे पे है। सड़क छाप उनका लोगों ने आदेश हमारे बनाया है। माथे पे रहता है, लेकिन कांग्रेस सड़क छाप महेंद्र, जरूर होगी। अरे क्या ये महेंद्र जी आपने ने सही कहा कहा। नहीं? कहानी महेंद्र मैं जी कह ने, रहा हूं, उन्होंने क्या कहा मुझे पता अरे नहीं उस अरे स्टेटमेंट क्या में। कहा? लेकिन मैं बता रहा हूं, उन्होंने कांग्रेस इस सड़क छाप है। राज्य के उन्होंने लोगों कहा को कांग्रेस सड़क छाप पार्टी है। कहा, उन्होंने सड़क कहा- छाप उन्होंने कहा कहा, कांग्रेस सड़क छाप सड़क पार्टी है। छाप कहा। क्या गलत कहा भैया, क्या? हमारी गलती कांग्रेस सिर्फ सड़क इतनी छाप पार्टी है, है या नहीं बताइए? इस लोगों सड़क की छाप ये है नहीं गलती है, ये गलती आप भी सड़क कहिए छाप ना। पार्टी है ना? अरे उन्होंने सड़क छाप कांग्रेस है का नहीं, नाम आप नहीं बताइए। लिया, सड़क छाप है उन्होंने नहीं, कांग्रेस का नाम नहीं लिया। बताइए। मैं कह उन्होंने रहा हूं, मैं कह रहा हूं, प्रदेश कांग्रेस सड़क छाप है। के उन लोगों को सड़क मैं छाप कह कहा रहा हूं, जो सड़कों पे हैं। अगर आपने नहीं सुना तो मैं बोल जिस रहा हूं कि राज्य कांग्रेस में सड़क छाप पार्टी है। बेरोजगार रवि भाई सड़कों पे हैं, जिस राज्य अगले में 50 साल तक आंगनबाड़ी कांग्रेस बेरोजगार रहेगी। यहाँ सबको सड़कों पे रोजगार है, मिलेगा, लेकिन जिस कांग्रेस को सड़क नहीं मिलेगा। जिसमें युवा सड़कों पर है, कांग्रेस जिसमें को अंकिता रोजगार मां नहीं सड़कों पे मिलेगा। है, एक मिनट, जिसमें आप मुद्दे पहाड़ पर का आगे प्रत्येक चलेंगे। आदमी सड़कों में ठीक है, है, संदीप वो जी। सड़क छाप होगी रवि भाई। ठीक है संदीप जी, रवि भाई, लेकिन जो ऐसे सरकार बड़बड़ाने से सरकार रवि भाई, कह रही है कि रवि भाई, हमने एम्स बना लिए। रवि भाई मैं बोला ही आप कहा। पॉइंट पे आइए ना, रवि भाई, पर आइए, ठीक है। बोल नहीं रवि भाई, सकते, आप क्या बोलेंगे? क्यों गला दबा रहे हैं हमारा यार? बताइए ना। रवि भाई, आप मुद्दे पे आइए। कोई सुनिए, सड़क स्वास्थ्य छाप की बात कह हो रही रहा ना? है, कोई अरे अरे स्वास्थ्य महाराज की बात हो रही है। महाराज, आप बताइए कितने महाराज एम्स मैं आपने मुद्दे पे बनाए आ रहा थे? हूँ। कितने अरे यूनिट हाँ, ठीक है, मैं मुद्दे पे आ रहा हूँ उसमें- जनाब, हाँ, ठीक मैं है, मुद्दे ठीक पे आ है, रहा हूँ। ठीक है। मुद्दा ये कहता है कि जिस राज्य का स्वास्थ्य मंत्री रोज ये सोचता हो कि मैं हटने वाला हूँ, क्या काम करेगा? जिस राज्य का मुख्यमंत्री हटने वाला है, मैं दिल्ली ये बता रहा हूं। जाकर उसको कोई नहीं ये हटने भरोसा वाला है। नहीं ये है आपकी- कि वापस मुख्यमंत्री आपकी आएगा, वो क्या काम मनगढ़ंत करेगा? कहानी है। अरे ये क्या कांग्रेस की उसका सिंगदंत कहानी है, उसका- इसका अरे कोई बड़े असर भाई, नहीं पड़ता। अरे बड़े भाई और सुन आपकी लो यार। दिन प्रतिदिन दुर्गति होगी यहाँ पर। आप तो प्यार से सुन लो। कांग्रेस की दिन अरे प्रतिदिन आप बोले, दुर्गति मैं होगी। सुन रहा था ना। ये तो भाजपा आप बोल देना, अरे कोई- अरे कोई- रवि भाई मैं सुन रहा था ना। लेकिन भारतीय अरे रवि जनता भाई पार्टी सुन रहा था ना। कोई हटने वाला अरे नहीं। रवि मैं भाई, काउंटर कर रहा हूं। रवि भाई, स्वास्थ्य मंत्री नहीं हट रहे। रवि भाई, रवि जी ने कह रहे अरे नहीं रवि भाई मैं थोड़ी, अरे इनके कहने से क्या हो रहा है यार? ये बस तो वही बेचारे है। बहुत अच्छे आदमी हैं, बस। ये तो इतने अब अच्छे मुझे- आदमी हैं, मुझे आप बेचारे व्यवस्था के- बेचारे अब बहुत व्यवस्था शरीफ में आपकी आदमी बातें हैं। सुनता रहूंगा। अरे अब रवि भाई, जिस व्यवस्थाओं पर, ठीक है, रवि भाई, अव्यवस्था पे आइए। अव्यवस्था इस प्रदेश की ये है नहीं, व्यवस्थाओं पर जो अब स्वास्थ्य अरे की व्यवस्था है, इस महाराज पर बात महाराज इन्होंने इतनी व्यवस्थाएं गिरा दी, 10 बेड का अस्पताल, 100 एम्बुलेंस, एयर एम्बुलेंस, अलाना फलाना ढिमकाना। अरे इनको बताना चाहता हूं भैया, उन चीजों को वहीं रोक के रखना जब यात्रा खत्म हो जाएगी। मेरा पहाड़ का आदमी मर रहा है रवि भाई, रोक लेना उनको, वापस मत बुलाना। नहीं वहीं रहती- नहीं, रहेंगे, अरे वहीं कहाँ रहते रहती है हैं। महाराज? वहीं रहेंगे। महाराज आप गूगल करिए, हर वहीं चौथे रहेंगे। पांचवें दिन प्रसव पीड़ित से एक स्त्री मर रही है। रोज एक फोटो आती है कंडी में लेकर, पहाड़ का आदमी रहते, कंडी में 108 लेके लगातार अपनी मुख्य सेवा मार्ग दे पे दिया। आता है रवि भाई। और देहरादून प्राइवेट हॉस्पिटलों के धक्के खाता है, दून हॉस्पिटल कोऑर्डिनेशन रेफर सेंटर है। उस राज्य में इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि 100 एम्बुलेंस आ रही हैं, एयर एम्बुलेंस तैरेगी। यार क्या कैसी बातें? जिस पार्टी का मुखियाई जिस पार्टी का मुखियाई उत्तराखंड के प्रत्येक आदमी को सड़क छाप कहता हो, वो उस पार्टी से उम्मीद ही क्या रखेंगे? आप कहां ले जा अरे रहे हैं? महाराज कांग्रेस सुन को तो सड़क लो, छाप कहते हैं। अरे महाराज सुन लो। मैं कह रहा हूं अरे कांग्रेस भैया, सड़क छाप पार्टी है। अरे इसमें क्या भैया, बुराई? इस प्रदेश का प्रत्येक कांग्रेस व्यक्ति सड़क छाप पार्टी है। अरे आप तो उत्तराखंड की जनता आपको दोहराना पड़ेगा, हमारे मुखिया ने सिर कहा माथे है। पर होती है अरे हमेशा। मुखिया ने कहा है, उत्तराखंड की जनता का अगर वो आशीर्वाद कांग्रेस के लिए हमारे कहते तो हम सिरों मान पर लेते। होता है हमेशा। उन्होंने प्रदेश उत्तराखंड के की प्रत्येक जनता व्यक्ति के के लिए कहा जो बदौलत सड़कों पे, आज भारतीय जनता उन्होंने पार्टी प्रदेश शीर्ष पर के है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए आज कहा भारतीय अरे जनता हम पार्टी सड़क छाप शीर्ष पे है तो उत्तराखंड अरे मैं की उत्तराखंडियों को जनता सड़क का छाप आशीर्वाद है। अरे मैं महेंद्र भट्ट का बताया हुआ सड़क छाप। बिल्कुल कांग्रेस सड़क महेंद्र छाप है। भट्ट ने जो उत्तराखंडियों को सड़क छाप ये- कहा मैं हूँ। नहीं, ठीक है, अरे कांग्रेस भैया की पूरा कांग्रेस प्रदेश सड़क सड़क छाप है। चर्चा को अरे थोड़ा हर आगे आंदोलनकारी बढ़ाओ। सड़क छाप है, ठीक है, ठीक है, हर ठीक है, बेरोजगार संदीप सड़क जी। छाप है, नवीन जी से हर बात कीजिए। हर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ऐसे सड़क नहीं, छाप है, जनता समझती हर है। पेंशनर सड़क छाप है। जनता रवि भाई समझती है। जो अरे सड़कों पे है वो कांग्रेस, सड़क छाप है। मैं तो
केवल कांग्रेस के अरे गिने भैया चुने नेता जो हैं, महेंद्र भट्ट जी केवल आज कांग्रेस के सड़क गिने छाप, चुने नेता अरे जिनको महेंद्र प्रदेश भट्ट जी में मतलब जब नहीं बद्रीनाथ की आता जनता ने हरा दिया तो उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, जब बद्रीनाथ की जनता ने हरा दिया तो आपने राज्यसभा भेज ठीक है, दिया। रवि जी, इनको वो बोलने जनता के दीजिए। नेता नहीं है ठीक है, रवि भाई, महेंद्र भट्ट इनकी वो बौखलाहट जो को निकाल है लीजिए। वो ठीक है, भाजपा के ठीक है। नेता अच्छा, थोड़ा है, सा। पब्लिक तो निकलने उनको हरा दीजिए, है। एक मिनट। अच्छा, अरे रवि भाई यार इनकी दुख होता बीमारी है यार, निकलने दो। दुख होता है। सड़क छाप कहा है यार, इस राज्य के नहीं, लोगों ठीक को है, मैं सड़क कह रहा छाप हूँ कहा है। कांग्रेस सड़क छाप अरे क्या महाराज बताइए रवि जी? आप तो बताइए आप। अरे नहीं, साथ सड़क साथ है ना,
मैं तो ये कहता हूँ हर एक नेता ही सड़क छाप अरे पे रवि क्या भाई, दिक्कत है? अरे रवि भाई, हर एक- रवि भाई, पिरसाली भाई ने मुझे सड़क छाप कर दिया, कांग्रेस ने मैंने कोई दिक्कत स्वीकार नहीं है, किया। जो अरे महेंद्र भट्ट जी ने तो पूरे प्रदेश को सड़क छाप का, अरे कांग्रेस का नाम नहीं लिया। ठीक है ना, आप उनका वीडियो देखिए ना, सड़क पर रहेंगे। अरे भैया उनका गुमान बोल रहा था, तो मैंने उनका statement घमंड बोल बोल रहा रहा था। था। मैं अरे statement भैया पूरी कर रहा हूं। उन्होंने कांग्रेस कहा, सड़क छाप है। अरे कांग्रेस प्लस उत्तराखंडी जोड़ दो ना बड़े भाई। क्यों जोड़ूं? अरे आपके मैंने कहा कि उत्तराखंड अरे की उन्होंने भी तो जनता, कहा, भारतीय जनता अरे पार्टी उन्होंने भी तो कहा के लिए अरे आपके सबसे प्रदेश अध्यक्ष ने भी तो महत्वपूर्ण है। कहा। उत्तराखंड अरे की कहां से देश की महत्वपूर्ण है जनता के महाराज? आशीर्वाद से ठीक है, भारतीय अरे जनता पार्टी आप शीर्ष अच्छा, पर है। आपके प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस उत्तराखंड को सड़क छाप सड़क छाप है, है। सब देख रहे हैं। अरे ठीक है, उत्तराखंडी अच्छा, को एक सड़क छाप का नहीं, है, ठीक है, पिरसाली भाई, ये बहस नहीं, ठीक है, महेंद्र भट्ट जी ने सड़क छाप कहा है। ठीक है, नहीं कहा है। अरे महाराज कहा है, कोई नहीं है। अरे कितना झूठ बोलोगे, कह ही नहीं सकते ऐसा अरे सड़क कितनी छाप। मजबूरी है मैं तुम्हारी। खुलेआम कह रहा अरे हूं कहाँ है बड़े भाई? कांग्रेस सड़क छाप अरे पार्टी है। अरे मैं कह रहा हूँ पूरे अब कर लो। उत्तराखंड को सड़क छाप का है। अच्छा ठीक है, ठीक मैं है, खुलेआम एक- कह रहा हूं। ठीक है, महेंद्र भट्ट ठीक ने। है, कांग्रेस आगे- सड़क आगे छाप बात है। अरे हमें तो दे दिया गाली प्रेम जी। पंचोली जी के पास हमें गाली नहीं, आपका खाना नहीं एक बचेगा। मिनट, एक मिनट। भैया रवि भाई आखिरी बात, ठीक है, एक शॉर्ट- विपक्ष होने शॉर्ट- के और बोलने दो आखिरी थोड़ा। बात। शॉर्ट- एक ठीक है, ठीक है, छोटी शॉर्ट सी में। बात मेरा भी ये टाइम है इनको दे दो। कि ना इस प्रदेश के लोग सड़क छाप हैं और ना हम सड़क छाप। प्रदेश की महाराज जनता को क्यों इस जोड़ रहे हैं? प्रदेश बिना के मतलब में। इस प्रदेश जनता के ने लोगों आपसे का किनारा कर दुर्भाग्य दिया। ये है कि जनता ने जिसको किनारा हमने कर बनाया, दिया है उसी ने कांग्रेस से, प्रतिनिधि बना दिया। और कांग्रेस हमारा सड़क छाप दुर्भाग्य पार्टी ये है। कि ऐसा व्यक्ति राज्यसभा में जो हमें सड़क छाप बता रहा है। अरे जिस व्यक्ति ने राज्यसभा में हमारी अच्छा बातों ठीक को है, चलिए रखा महेंद्र था, भट्ट जी वो में सड़क बहुत छाप बात बता रहा है। ठीक है, ठीक है। रवि भाई, प्रेम पंचौली जी आप सुन पा रहे हैं? जी ठीक है, प्रेम पंचौली जी, स्वास्थ्य एक बहुत महत्वपूर्ण है और ठीक है, उस पर बहुत चर्चा हो गई। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि सरकार को इस बात फोकसली किस चीज़ पर काम करना चाहिए, कहाँ पर ये चुनौतियाँ ज़्यादा बढ़ सकती है इस यात्रा के दौरान, क्योंकि ये ठीक है। देखो, मैंने पहले आपको कहा है कि हमें एक जो है अलग से ही एक सेपरेट चार धाम के लिए एक सेपरेट डिपार्टमेंट, अथॉरिटी या कुछ भी एक अलग से काम करने की जरूरत है। आपको मैं एक एग्जांपल दे दूं कि हेल्थ तो बड़ा इशू रहेगा ना उसमें, जब इतना क्लाउड आ रहा है तो हेल्थ तो बड़ा इशू रहेगा ही रहेगा ना, कई सारी चीजें होती है। लेकिन हमारे सामने एक एग्जांपल है, जब हमारा नया राज्य बना था तो हमारे राजनीतिक दलों में जितने भी बयानवीर हैं वो सिर्फ बयानवीर बन के रह गए। मैं इनको ये कहना चाहता हूँ कि आपने रेलवे डिपार्टमेंट को देखा, रेलवे डिपार्टमेंट में क्यों व्यवस्थित होता सब काम, भाई साहब, वहाँ बयान भी तो सारे- हैं, वहाँ हम सारी बयान भी तो नियुक्तियां- सड़क छाप नहीं है। पंचोली भाई हम वहाँ सड़क छाप सारी नहीं है। वहाँ सारी बड़े भाई, नियुक्तियां जो है, अच्छा, आप बोले हाँ, सड़क छाप कहा था ना। हाँ सड़क छाप गलत कहा है। हाँ, गलत। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप प्रशाली जी सुन लीजिए। रेलवे डिपार्टमेंट में अलग अलग मैं कांग्रेस को बोल रहा हूँ सड़क अरे छाप पार्टी है, आप इसका भी बोल रहा अरे हूँ। बोलना पड़ेगा, आपके अच्छा, ठीक है, अध्यक्ष ने वो- पूरे वो- उत्तराखंड को कहा। चलो उनको बोलने दो, उनको पंचोली जी को उनको बोल, आप- अब देखिए सड़क सड़क छाप छाप पूरा कहा करना था। है। तो पंचोली जी हाँ, कह रहे हैं। हम लड़ लेंगे, बिल्कुल, फिर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि रेलवे डिपार्टमेंट क्यों व्यवस्थित है, अलग से एक डिपार्टमेंट, सबसे ज्यादा लोगों का आना जाना रेलवे डिपार्टमेंट से होता है। रेल एक ऐसा यातायात का सबसे बड़ा नेटवर्क है हमारे देश का। जी जी, वही सीन हमारे उत्तराखंड के, जब हम शीतकालीन यात्रा की बात करते हैं, चार धाम यात्रा की बात करते हैं, घाम ताप और टूरिस्ट की याद करते हैं, तो हमें अब रेलवे विभाग से सीखना पड़ेगा। पैरामेडिकल फोर्सेस वहां पर है, मेडिकल यूनिट वहां पर है, पीआर वहां पर है, और तमाम कर्मचारी वहां पर है, तमाम चीजें जो एक व्यवस्था करने की जो तमाम पोस्ट है, लोग हैं, संसाधन है, ये सब वहां पर खड़े हैं। इसलिए पूरा व्यवस्थित ढंग से हमारे देश का जो रेलवे नेटवर्क है, दुनिया का सबसे बड़ा सबसे अच्छा रेलवे नेटवर्क माना जाता है भारत का, हमारे यहाँ बात। तो मेरे कहने का मतलब है कि हमें, जब हम चार धाम यात्रा इतना बड़ा, इस राज्य में इतना बड़ा कारोबार हो रहा है, तो इसके लिए हमारे सरकारों ने क्यों नहीं सोचा? ये सारी फैसिलिटी, कोई जरूरी कि 10 बेड का हॉस्पिटल, क्या पता वहाँ 500 बेड का हॉस्पिटल भी बन सकता था। जब हम कुंभ में कई बेड का हॉस्पिटल कई जगह अलग अलग जगह बना देते हैं, एक मल्टीपल हॉस्पिटल बना देते हैं, यहाँ तक कि बहुत सारी सुविधा वहां पर कर सकते हैं, तो चार धाम यात्रा में नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए बयानवीर नहीं बनना पड़ेगा, इसके लिए काम करना पड़ेगा। तो हमें आने वाले दिनों में, अब इस साल तो जो भी इन्होंने कर दिया है, मैं कहता हूँ कोई है हैंडसम धाकड़ जो ऐसा निर्णय ले रहे और एक अलग से सेपरेट चार धाम यात्रा विकास प्राधिकरण या चार धाम विभाग या चार धाम मंत्रालय बना दे, और उसके निमित्त क्या क्या काम होने, रेलवे डिपार्टमेंट का रिसर्च कर ले और तमाम विभागों को रिसर्च कर लो। अच्छा, जो इस तरह का काम है, तो काम होना चाहिए। जब ठीक है ये बात चली रही थी, इससे पहले जो कोशिशें की गई थी तो उसका क्या हश्र हुआ? नहीं, कोशिश तो करनी पड़ती है। देखो, सरकार को कोशिश करनी पड़ती है, सरकार को कोशिश करनी पड़ती है, लेकिन करवाने वाला और करने वाले में उन दोनों चीजों को देखना पड़ेगा, है ना। और ऐसा नहीं है कि मेडिकल के लिए सरकार व्यवस्था नहीं कर रही, ठीक है, उन्होंने 10 बेड का बनाया या 2 बेड का बनाया, लेकिन
अगर उस 10 बेड का संचालन होगा ही नहीं, उस रेफर सेंटर हो जाएगा, तो क्या करना उस 10 बेड का, क्या करना उसका? तो वो अगर 10 बेड का हॉस्पिटल है, प्रॉपर चलना चाहिए। ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये, तो कोई भी फैसिलिटी हो, वो चाहे ट्रांसपोर्टेशन की हो, मेडिकल की हो, पीआर की हो, या और अरेंजमेंट की हो, या लॉजिंग बोर्डिंग, इनकी सब चीज, वो सारे अरेंजमेंट हमको प्रॉपर व्यवस्थित, मतलब व्यवस्थित रूप से चलने चाहिए, उसका संचालन करना चाहिए, वो उसका आउटपुट दिखना चाहिए, है ना? तो मेरे कहने का मतलब ये कि तब हम 4 धाम यात्रा की अच्छी कल्पना कर सकते हैं। नहीं बिल्कुल ठीक बात है। तीनों पॉलिटिकल पार्टी से फाइनल कमेंट ले लेता हूँ, आप एक मिनट में अपने फाइनल कमेंट दे दीजिए। नवीन जी, सवाल भी था कांग्रेस का, उसके साथ ही अपना फाइनल कमेंट में ये होना चाहिए कि अगर हम बात कर रहे हैं प्राधिकरण की, जिस तरीके से सरकार ने बात भी की थी, और एक होना चाहिए, इस चीज़ की आवश्यकता हमेशा महसूस होती है। हालांकि कुछ कोशिशें की गई, लेकिन वो कोशिशें कामयाब नहीं हो पाई। बिल्कुल रवि जी, मैंने कहा ना कि कोशिश भी हमारी सरकार ने की और कोशिश कामयाब नहीं है, तो उससे एक सीख लेते हुए हमने प्राधिकरण की फिर बात कही और जिस पर काम अभी चल रहा है। जो आवश्यकता है उत्तराखंड की, जो आवश्यकता है, मैंने कहा कि सरकार हर उस आवश्यकता पर काम कर रही है, लेकिन कोई भी जैसे प्राधिकरण जैसा मैटर होता है तो वो 1 दिन या 10 दिन में स्थापित नहीं होता है। उसके बहुत सारे से नियमावली, बहुत सारी चीजें होती ताकि उसमें कोई त्रुटि ना हो जाए, तो उस पर काम चल रहा है और बहुत जल्दी ही प्राधिकरण बनेगा। दूसरा, मैं केवल स्वास्थ्य की बात हुई, स्वास्थ्य महत्वपूर्ण बिंदु रहा। मैं पूरे उत्तराखंड, पूरे भारत की बात करूं तो मैं बता रहा हूं कि जब हमारी सरकार 2014 में सेंटर में आई तो उससे पहले 7 एम्स हुआ करते थे, 22 हमने सैंक्शन किए, 15 पूरे हुए और बाकी काम चल रहा है। तो आप समझते हैं 15 मोदी जी ने, जहां कांग्रेस ने 60-65 सालों में 7 एम्स बनाए, 6 एम्स बनाए, और उसमें 15-16 जो है उन्होंने पिछले 10 साल में बना दिए हैं और पर काम चल रहा है। हमने यहाँ 3 मेडिकल कॉलेज, पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर की अगर बात करें तो आप पूर्ण मेडिकल कॉलेज पर काम हो रहा है। 8000 से प्लस कोविड के बाद प्लांट लगे हैं, ऑक्सीजन प्लांट पूरे देश में, उससे भी ज्यादा, क्योंकि पहले नहीं होते थे। तो बहुत जेनरिक दवाई की अगर बात करें तो 80% कम रेट पर मिलने वाली उनको खोला गया जनता की सुविधा के लिए। आयुष्मान कार्ड जैसी फैसिलिटी बनाएगी जो कभी कोई जानता भी नहीं था इस देश में कि फ्री इलाज हो सकता है। तो हमारी सरकार हर तरह से इस स्वास्थ्य को, शिक्षा को मजबूत करने की कोशिश कर रही है और IIT सेंटर खोले जा रहे हैं। और भी मैंने कहा कि जब भारत का लक्ष्य ही विकसित भारत का है 2047 में, तो सारे चारों तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जाएगा, ह्यूमन रिसोर्स डेवलप किया जाएगा और तब भारत आगे बढ़ेगा। इस नीति के साथ हमारी सरकार आगे चल रही है। और आप कह रहे हैं कि इसी स्वास्थ्य का लाभ 4 धाम यात्रा में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, संदीप चमोली जी। रवि जी, कहीं ना कहीं निरंतर बहुत बेहतरीन आंकड़े दिखाकर भाजपा का प्रत्येक साथी प्रत्येक समय पे ऐसे आंकड़े दिखाने का काम करता है कि न जाने कितना काम सड़कों पे हो रहा है। मैं फिर अपनी बात को दोहरा रहा हूँ कि राज्य का प्रत्येक बेस हॉस्पिटल जो है मात्र रेफर सेंटर बना हुआ है। 10 हॉस्पिटल की बात जो बद्रीनाथ में ये अपनी पीठ थपथपाते हुए कर रहे हैं, इनसे आपके माध्यम से आग्रह करना चाहूँगा कि उसमें जरूर डॉक्टर रखें, क्योंकि उत्तराखंड के दूरस्थ इलाकों में डॉक्टर तो नहीं है, फार्मासिस्ट से काम चल रहा है, तो कम से कम वहाँ डॉक्टरों की नियुक्ति हो। और साथ ही साथ आपको देखना पड़ेगा कि अगर आप रुद्रप्रयाग और चमोली की बात करते हैं, वहाँ की टोटल मिला के आबादी लगभग 4 लाख नहीं है। जब उस 4 लाख की आबादी में हम स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो 10 लाख की आबादी में जो 10 लाख यात्री जो ये कह रहे हैं हमारे पास आएंगे, उन यात्रियों की क्या व्यवस्था करेंगे? कहीं ना कहीं स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्था इस राज्य में पहाड़ वासियों के लिए बहुत दूर की बात है। कहीं ना कहीं धरातल पे सरकार को काम करने की आवश्यकता है, और धरातल पे काम तब होगा जब आंकड़े कम जारी हों और जमीन पे काम होने का। ठीक है, मीनाक्षी जी, आपका फाइनल कमेंट आज की चर्चा पर और सरकार की इन दावों पर। देखिए, दावे इनके बहुत बड़े बड़े होते हैं, और जो वहाँ के स्थानीय निवासी हैं, इन्हें कोशिश करनी चाहिए कि जितनी भी आर्थिकी की ये बात कर रहे हैं, वहाँ के स्थानीय निवासियों को पहले वहाँ पे प्रेफरेंस दी जाए काम के लिए। क्योंकि हम लोगों ने लगातार देखा है कि वहाँ के स्थानीय निवासी अपने खच्चर वहाँ इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, वहाँ के स्थानीय निवासी वहाँ पे अपनी दुकानें नहीं लगा पाते हैं, वो लोग अपने टेंट वहाँ पे नहीं लगा पाते हैं, क्योंकि इन लोगों की तो बहुत बड़ी बड़ी जो सांठगांठ होती है वो बड़े बड़े व्यापारियों के साथ होती है, जो वहाँ पे आके अपने टेंट लगाते हैं, अपने खच्चर लगाते हैं। तो ये सारे जो इश्यूज हैं, मुझे लगता है सरकार को ये चीज़ें सोचनी चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति धरातल पे उन समस्याओं को झेल रहा है वो जानता है कि वहाँ पे कितनी ये जो इनके दावे हैं कितने खोखले हैं। ठीक है, नवीन जी, संदीप चमोली जी, मीनाक्षी खिलडियाल जी, प्रेम पंचौली जी, आप सभी का बहुत शुक्रिया आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लेने के लिए। 4 धाम यात्रा में जिस तरीके से रजिस्ट्रेशनों की संख्या देखने को मिली और जो शुरुआत हुई है, उसने ये तो साफ कर दिया
कि इस बार की यात्रा पिछले रिकॉर्ड तोड़ देगी, लेकिन इतनी ही चुनौतियां सरकार की बढ़ जाती हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात जो सामने निकल कर है, जो मुझे लगता है वो ये है कि अगर हम जो तैयारियां कर रहे हैं, उन तैयारियों में जो स्थानीय लोग हैं, उन स्थानीय लोगों को भी साथ में लेकर चला जाए। साथ ही साथ अगर उन लोगों के सुझाव को भी लिया जाएगा तो इस यात्रा को और बेहतर बनाया जा सकता है। सरकार की तरफ से कोशिशें होती हैं, लेकिन ये भी देखें कि ग्राउंड पर दरअसल जरूरत किस तरीके की और किस तरीके की योजना यहाँ पर बनाई जा सके, ताकि उन लोगों को साथ में लेकर भी चारधाम यात्रा को सुचारू ढंग से संपन्न कराया जा सके। क्वेश्चन आवर में इतना ही। नमस्कार।